नहीं पता? देखो, सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलप्ड रिजल्ट्स। ठीक है, जो भी रिजल्ट्स हम डेवलप करेंगे, डराइव करेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ डराइव्ड रिजल्ट्स। ठीक। तो जैसे हमने देखा था भाई, जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे थे, या नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने डिफाइन किया था, तो वहां पर हमने देखा था कि कंपनी ए और कंपनी बी के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे थे, है ना? तो उस केस में आप क्या करोगे, सैंपल के बेसिस पे रिजल्ट्स डेवलप करोगे, रिजल्ट्स ड्राइव करोगे। ठीक। तो वहां पर आप देखोगे भाई, आपने क्या किया, 10 इंडिविजुअल्स को कंपनी ए का प्रोडक्ट दिया, 10 इंडिविजुअल्स को कंपनी बी का प्रोडक्ट दिया। ठीक। उस डेटा की एनालिसिस की, तो उस पे बेस्ड रिजल्ट्स आपने डेवलप किए। ठीक है। तो अब हमें देखना है कि वो रिजल्ट हमारे, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलप रिजल्ट्स, दिस कैन बी डिफाइंड as significance. Okay, so significance in terms of statistics can be defined as the importance of derived results, whether these results are important or these results are just due to sampling error or random causes or simply due to chance. Okay, so सिग्निफिकेंस का क्या मीनिंग है भाई, रिजल्ट्स हम जो डराइव कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, अब जब हम इन्फेरेंस की ही बात कर रहे थे, ठीक है, फिर और थोड़ा पीछे जाएं, तो इन्फेरेंस में हमने कहा भाई हम पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट्स ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सैंपल। तो हमने सैंपल के एनालिसिस की, दिस इज आवर पॉपुलेशन एंड दिस इज आवर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, दैट मीन्स सैंपल। तो यहाँ सैंपल में हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक। तो एनालिसिस किया, तो हमें कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर मिले। तो इन रिजल्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, इस पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो अब ये रिजल्ट जब आप जनरलाइज करोगे, तो आपको क्या करना होगा, इनकी इम्पोर्टेंस चेक करनी होगी। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस चेक करेंगे, तो इम्पोर्टेंस में अब जनरली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सैंपल की एनालिसिस कर रहे हैं, तो हो सकता है भाई रिजल्ट जो आपने डराइव किए हैं, ये रिजल्ट क्या हो सकते हैं, सैम्पलिंग की वजह से आ सकते हैं। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं ड्यू टू सैम्पलिंग एरर, या सिंपली हो सकता है भाई चांस, ये हो सकता है कि कोइंसिडेंट हो सकता है कि ये रिजल्ट आपके डेवलप हो, किसी भी तरह का रिजल्ट हो सकता है, जिसे आप क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर रहे हैं। ओके। तो सिग्निफिकेंस मींस इंपोर्टेंस ऑफ derived result, whether these results are due to sampling error or simply due to chance. Okay, so we have to test this significance. That means we have to test the importance of developed results in taking the consideration of sampling error और simply chance। ठीक है, हमें क्या करना है, इन रिजल्ट्स को टेस्ट करना है कि ये रिजल्ट्स हमारे, इनके जो रिजल्ट्स हमारे डेवलप हुए हैं, ये रिजल्ट्स की कुछ इंपोर्टेंस है या नहीं है। यानी इंपोर्टेंस है, तब तो हम कह सकते हैं भाई, इसे क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उस केस में हम कहेंगे भाई रिजल्ट्स क्या हैं, ये ड्यू टू सैम्पलिंग एरर हैं या सिंपली ड्यू टू चांस है। क्लियर? सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में जब हम बात करते हैं, तो दो तरह के टेस्ट हम डेवलप करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज पैरामेट्रिक टेस्ट एंड सेकेंड वन इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, तो ये वन बाय वन इसे हम डिस्कस करेंगे। अब डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपली क्या होता है टेस्ट और इसमें हम क्या प्रोसीजर हमारे होते हैं टेस्टिंग में, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब किस तरह के टेस्ट को आप पैरामेट्रिक टेस्ट कहेंगे और किस तरह के टेस्ट को नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। और ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं
पैरामेट्रिक टेस्ट की। ठीक है, पहले हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, देन कॉन्फिडेंस इंटरवल पे बात करेंगे, इंटरवल एस्टिमेशन पे बात करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक अभी हमारा रह गया है, तो इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब हम इंटरवल एस्टिमेशन की बात करते हैं तो टेस्ट को वहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। ओके, सो पैरामेट्रिक टेस्ट में जो कंडीशंस होंगी, ये कंडीशंस आप चाहो तो नोट करिए और चाहे तो आप इसे याद रख लीजिए। तो फर्स्ट कंडीशन और इम्पोर्टेंट कंडीशन है द पेरेंट पॉपुलेशन। पेरेंट पॉपुलेशन मींस, अभी हमने बताया भाई आप क्या कर रहे हैं, सैंपल की एनालिसिस कर रहे हैं, और सैंपल क्या होगा, किसी पॉपुलेशन से आपने कंसिडर किया होगा, तो जिस पॉपुलेशन से भी आपने सैंपल कंसिडर किया है, दैट पॉपुलेशन इज a parent population. Okay, is called a parent population. So the parent population should be normal. तो जो फर्स्ट अजम्पशन है भाई, पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, नॉर्मल पॉपुलेशन होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप कहोगे कि जो टेस्ट हमारे बेस्ड हैं, अगर ये नॉर्मल पॉपुलेशन पे बेस्ड हैं, तो ये टेस्ट हमारे क्या होंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे। और सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है observations, that means sample observations. Okay, observations are in interval or in ordinal scale. Sorry, interval or in ratio scale. Okay, तो जब भी आपके पास डेटा इंटरवल स्केल में है या रेशियो स्केल में है, ठीक है, और डेटा में जो पेरेंट पॉपुलेशन है डेटा की वो नॉर्मल है, तो उस केस में आप पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करोगे। ठीक है, यानी जो टेस्टिंग होगी यहाँ पर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की अब बात करें, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो टेस्ट हमारे कंडक्ट होंगे विद दीज टू अजम्पशंस, द टेस्ट आर नोन एज पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, इसमें एक एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, तो इसमें जैसे मैं कहता हूँ भाई हमने सैंपल लिया है, normal population with parameters mu and sigma square for every I 1 to up to n। तो n यूनिट का सैंपल लिया है, तो अब सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आती है भाई, आपको डेटा गिवन है, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो ऑब्जर्वेशंस का पॉपुलेशन नॉर्मल है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम सिंपली क्या करें, डेटा में मीन कैलकुलेट करें, मीडियन कैलकुलेट करें और मोड कैलकुलेट करें। ठीक है, तो तीनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, या हम कहें भाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल आना चाहिए। तो किसी भी डेटा सेट में मीन मीडियन मोड अप्रोक्सीमेटली इक्वल है या एग्जैक्टली इक्वल है, तो उस केस में हम कह सकते हैं भाई वो उसकी जो पॉपुलेशन है, उस डेटा की पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड है नॉर्मलिटी का। सेकेंड मेथड होता है नॉर्मलिटी चेक करने के लिए हम ग्राफ्स का यूज करते हैं। ठीक है, डेटा में हम ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कर्व हम डेवलप करेंगे। तो अगर फ्रीक्वेंसी कर्व हमारा इस तरह का आ रहा है विच इज सिमेट्रिक अबाउट मीन वैल्यू, तो इस केस में भी हम कह सकते हैं भाई ये डेटा हमारा क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करता है। ओके, तो ये तो हो गया नॉर्मलिटी चेक करने का तरीका कि कैसे आप डेटा में नॉर्मलिटी चेक करेंगे। थर्ड है टेस्टिंग हम करते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बेसिस पे पता करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉर्मल है या कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है। वो कैसे करेंगे वो हम आगे इसे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी इतना सफिशियंट है भाई। अगर हमें पता करना है कि हमारा डेटा नॉर्मल है या नहीं है, तो उसके लिए सिंपली हम दो तीन अप्रोच यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, सेकेंड वन इज ग्राफिकल अप्रोच एंड थर्ड वन इज इन्फेरेंशियल अप्रोच। ओके, सो हमने कहा भाई हमारा डेटा नॉर्मल को फॉलो करता है। ठीक, तो इस केस में जो टेस्ट होंगे, ये टेस्ट हमारे होंगे मीन के लिए हो सकता है टेस्ट, वेरिएंस के लिए हो सकता है, या स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हो सकता है।
ठीक है। इसी तरह से कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हम टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। सिमिलरली रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। ओके। तो वो पैरामीटर्स जो क्या करते हैं, नॉर्मलिटी अजम्पशन को फॉलो करते हैं। आप देखते हैं जब कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी नॉर्मलिटी अजम्पशन होगा कि डेटा क्या होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इसी तरह से रिग्रेशन एनालिसिस में भी हम देखेंगे जो अजम्पशन, बेसिक अजम्पशन होगा वो यही होगा कि डेटा हमारा क्या होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है। तो ये जितने भी टेस्ट हैं, चाहे वो मीन से रिलेटेड हो, वेरिएंस से रिलेटेड हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट या रिग्रेशन कोफिशिएंट इनसे रिलेटेड हैं, तो ये टेस्ट सिंपली किस कैटेगरी में आएंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट की कैटेगरी में आएंगे। तो इसके लिए दो अजम्पशन है, डेटा शुड बी नॉर्मल एंड डेटा शुड बी इन इंटरवल और रेशियो स्केल। ओके। तो अब पैरामेट्रिक टेस्ट, तो इतना तो समझ में आ गया भाई किस तरह के टेस्ट हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे। अब टेस्ट क्या होंगे, इनके टाइप्स क्या होंगे, ठीक है, क्या कैटेगरीज होंगी, किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, तो ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट की अगर हम बात करें, तो पैरामेट्रिक टेस्ट को जनरली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज लार्ज सैंपल टेस्ट एंड सेकंड वन इज स्मॉल सैंपल टेस्ट। तो लार्ज सैंपल टेस्ट की कंडीशन है भाई n ग्रेटर देन 30, एंड स्मॉल सैंपल टेस्ट की कंडीशन है n इज इक्वल टू और लेस देन 30। ओके। सो लार्ज सैंपल टेस्ट में अगर पैरामेट्रिक टेस्ट की बात हो रही है, और पैरामेट्रिक टेस्ट में अब ये अजम्पशन है कि जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो हमारी क्या है, नॉर्मल पॉपुलेशन है। यहाँ पर अगर हम नोट कर लें तो ये पॉपुलेशन हमारी क्या होगी, एन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन होगी, या ऐसी पॉपुलेशन होगी जिसका मीन मीडियन मोड क्या है, इक्वल है। ठीक है। तो लार्ज सैंपल टेस्ट में हम नॉर्मल टेस्ट यूज करते हैं, इसे जेट टेस्ट भी हम कह सकते हैं। ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिक यहाँ पर होगा, स्टैटिस्टिक होगा z इक्वल टू टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी। दिस टी वैल्यू चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट। ठीक है, या कंस्ट्रक्शन दिस वैल्यू चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ओके। नॉर्मल टेस्ट में फर्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करें तो हमें पता है भाई टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपली इसे सिंबॉलिक फॉर्म में नोट कर रहा हूँ। ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में नोट करें फर्स्ट फॉर्म में, तो हम प्रपोर्शन को टेस्ट करते हैं, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ प्रपोर्शन। सपोज प्रपोर्शन हमारा स्पेसिफाइड है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन स्पेसिफाइड है, तो इस केस में हमें टेस्ट करना है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की स्पेसिफाइड वैल्यू को टेस्ट करना है। ठीक है। तो भी हम क्या करेंगे, नॉर्मल टेस्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, n ग्रेटर देन 30 होगी। अब आप देख रहे हो भाई जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई हमारा अजम्पशन तो नॉर्मलिटी का है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लार्ज सैंपल की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा था लार्ज सैंपल में एज n टेंस टू इन्फिनिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। सो लार्ज सैंपल टेस्ट में ये बाइनोमियल के लिए कंडीशन है भाई, अगर हमें सैंपल प्रोपोर्शंस को टेस्ट करना है, सैंपल प्रोपोर्शन की स्पेसिफाइड वैल्यू टेस्ट करनी है, या फिर दो सैंपल प्रोपोर्शंस को कंपेयर करना है, तो भी हम क्या करेंगे, नॉर्मल टेस्ट का यूज करेंगे फॉर लार्ज एन। ओके। इसी तरह से थर्ड केस हो सकता है, हम क्या करें, मीन की
स्पेसिफाइड वैल्यू को टेस्ट करें। अभी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स हैं, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो म्यू और सिग्मा के लिए ही हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो थर्ड केस हो सकता है टेस्टिंग फॉर स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ मीन। इसी तरह से फोर्थ केस हो सकता है कंपैरिजन बिटवीन टू मीन्स। सिमिलरली specified value of variance और specified value of standard deviation और comparison between two standard deviation। ओके, सो इन सारे टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये सिंपली होगी जेड which is given by t minus expected value of t divided by standard error of t, where t is some statistic which is based upon sample observations। ओके, जैसे अगर proportion को हमें टेस्ट करना है तो proportion की टेस्टिंग में हमारे पास क्या होगा, कैटेगरिकल डेटा होगा। ठीक है, डाइकोटोमस पॉपुलेशन होगी तो डाइकोटोमस पॉपुलेशन के बेसिस पे हमारे पास कैटेगरिकल डेटा होगा। ठीक है, तो उस केस में जो स्टैटिस्टिक होगी वो स्टैटिस्टिक हो सकती है सैंपल प्रपोर्शन। सैंपल प्रपोर्शन इज बेस्ड अपॉन सैंपल वैल्यूज। तो टी की जगह पर हम सैंपल प्रपोर्शन ले लें और इस पी का, इस स्टैटिस्टिक का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम आइडेंटिफाई कर लें, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड एरर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे जेड यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बीच में कंपैरिजन करना है तो उसके लिए हम जेड डिफाइन कर सकते हैं। वहां पर हम क्या करेंगे, दो सैंपल प्रोपोर्शन कंसिडर कर लेंगे, P1 एंड P2। P1 इज फर्स्ट सैंपल प्रोपोर्शन एंड P2 इज सेकंड सैंपल प्रोपोर्शन। ओके, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फर्दर जेड डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मीन की टेस्टिंग होनी है, ठीक है, जैसे स्पेसिफाइड मीन की टेस्टिंग होनी है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, मीन की टेस्टिंग के लिए एक्स बार हमारा एक स्टैटिस्टिक हो सकता है। एक्स बार इज सैंपल मीन। तो इस एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो जेड की वैल्यू हो जाएगी एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। स्टैंडर्ड एरर इज द सैम्पलिंग, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एनी स्टैटिस्टिक इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन स्टैटिस्टिक। ओके, तो ये हम इसके बेसिस पे जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दो मीन्स के बीच में कंपैरिजन करना है तो उस केस में हम एक्स बार माइनस वाई बार एक स्टैटिस्टिक यूज कर सकते हैं। इसका हम क्या करें, एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करें, इस स्टैटिस्टिक का स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करें, तो इसके बेसिस पे हम जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कंपैरिजन बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे हम टी डिफाइन कर लें और उसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना तो सबको क्लियर है, इतना सबको समझ में आता है, क्यों? या इसको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता ये चीजें डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। सिंपल सी कंडीशन है, सिचुएशन टू सिचुएशन हमें क्या करना है, टी को चेंज करना है। ठीक है, टी चेंज होएगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होएगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होएगा तो वहां से आप उसकी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? फिर भी एक एग्जांपल से इसे समझ लो। जैसे फर्स्ट केस में हम प्रोपोर्शन की ही बात कर रहे हैं, तो ये हम ले लेते हैं भाई, सैंपल प्रोपोर्शन मैंने बताया ये हमारा टी होगा इस केस में। सैंपल प्रोपोर्शन है तो ये सैंपल प्रोपोर्शन सिंपली क्या है, एक्स आउट ऑफ एन। एक्स होगा भाई इंडिविजुअल्स possessing सम सर्टेन एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट की बात होगी ना, एट्रीब्यूट के बेसिस पे जो पॉपुलेशन है हमारी, ये पॉपुलेशन दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये ए हो गया, ये ए बार हो गया। ए पॉपुलेशन वो है जिसमें इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, सर्टेन एट्रीब्यूट को पजेस करते हैं, और ए बार वो पॉपुलेशन है जो
इंडिविजुअल्स की वो पॉपुलेशन है जहां पर इंडिविजुअल्स उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ए को पजेस नहीं करते हैं। क्लियर। तो इसमें से हमने क्या किया है, सैंपल कंसिडर किया, इस टोटल पॉपुलेशन में एक एन यूनिट का सैंपल ले लिया। तो हमने देखा भाई इस एन यूनिट के सैंपल में कितने इंडिविजुअल्स हैं जो ए को परचेज करते हैं, वो एक्स हैं। तो ए बार को कितने परचेज करेंगे, एन माइनस एक्स परचेज करेंगे। ठीक है। तो ए के मिलने का चांस क्या होगा, सिंपली एक्स बाई एन होगा। दिस इज आवर सैंपल प्रपोर्शन पी। तो हम देखेंगे भाई यहाँ पे x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल होगा विथ n कॉमा कैपिटल P। कैपिटल P इज आवर प्रपोर्शन, सॉरी पॉपुलेशन प्रपोर्शन। ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम p के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, z डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरह से बाकी केसेस के लिए हम z को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये तो थे नॉर्मल टेस्ट। अब हम देख रहे हैं भाई नॉर्मल टेस्ट में प्रोपोर्शन की टेस्टिंग हो रही है, मीन की टेस्टिंग हो रही है और वेरिएंस की टेस्टिंग हो रही है। ठीक है। तो अब जो स्टैटिस्टिक हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, ये स्टैटिस्टिक है जेड। ठीक। इस जेड का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है हमेशा क्या होगा, 0,1 होगा, नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। वो कोई भी केस आप कंसिडर करो यहाँ पे। ठीक है। चाहे आप मीन की टेस्टिंग कर रहे हो, चाहे वेरिएंस की टेस्टिंग कर रहे हो, तो जेड का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होगा, नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। क्लियर। तो इसका मतलब है भाई इसका सैंपल स्पेस भी आपको नोन है, इसका सैंपल स्पेस भी आपको नोन है। क्लियर। अब इसका सैंपल स्पेस अगर इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहता है। ठीक। और टेस्टिंग में ये भी, अब जब हमने स्टेप्स कंसिडर किए थे, तो स्टेप में फर्स्ट स्टेप तो था भाई, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हैं, हम अपनी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे। जैसे अगर फर्स्ट केस की ही बात कर लें तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस ये है भाई, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हमने क्या किया है, स्पेसिफाई किया हुआ है। इसके अगेंस्ट अल्टरनेटिव तीन तरह की फॉर्म में हो सकती है, p इज नॉट इक्वल टू p0, p इज ग्रेटर देन p0 एंड p इज लेस देन p0। ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सैंपल, और इसके साथ ये तो फर्स्ट स्टेप है। ठीक। अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को फिक्स कर लेते हो। सपोज आपने क्या किया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पे फिक्स कर लिया। तो इसका मतलब है 5% चांस ऐसा है कि आपको क्या मिलेंगे, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, जबकि नल हाइपोथेसिस क्या होगी, करेक्ट होगी। ठीक है। दैट मीन्स 5% चांस is the chance of rejecting null hypothesis when it is actually true। यही होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इस सैंपल स्पेस को जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, इस सैंपल स्पेस को दो म्यूचुअली डिसजॉइंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हमारा क्रिटिकल रीजन होगा, एक पार्ट हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। ठीक। अब ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इफ वी हैव टू टेल टेस्ट, in that case we have 5% divided by 2 on both sides of this curve। ओके। तो अगर टोटल हमारा 100% है तो यहाँ कितना होगा, 2.5% होगा, और यहाँ 2.5% होगा। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है, यानी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मिलने का चांस कितना है हमारा, 5% है। ठीक है। तो ये 5% ड्यू टू सिमेट्री क्या होगा, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जहां पर डिवाइड हो रहा है, ये पॉइंट हमारा क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है। ठीक है। तो अब सिंपली अगर इसे हम देखें तो हम कह रहे हैं भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ जेड, या इसको इस तरह से हम कह सकते हैं, जेड इज ग्रेटर देन माइनस क्रिटिकल वैल्यू टू लेस देन क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल टू 0.95। ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.95 है। कहां से कहां तक, इस क्रिटिकल नेगेटिव क्रिटिकल वैल्यू से पॉजिटिव क्रिटिकल वैल्यू तक। यही तो हुआ, हमने अल्फा 5% लिया और इसके बेसिस पे हमने कहा भाई 5% चांस हमारा ऐसा है कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। तो आपको पता है भाई जो नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल कर्व में एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस कहाँ होंगे, या तो लेफ्ट मोस्ट में होंगे या राइट मोस्ट में होंगे। क्लियर। तो अब सिमेट्री है तो 2.5% इधर चांस है मिलने का, 2.5% इधर चांस है। तो हम क्या करेंगे, इस रीजन को बाइफरकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिटिकल वैल्यू। अब ये क्रिटिकल वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी
वन पॉइंट ये वैल्यू मिलेगी -1.96 या सिंपली हम कहेंगे 1.96। तो ये वैल्यू हो जाएगी -1.96, ये हो जाएगी +1.96। दिस इज आवर क्रिटिकल वैल्यू। क्लियर। तो अब हम देख रहे हैं भाई, अगर हमने जेट कैलकुलेट किया, ठीक है, दिस इज आवर सैंपल स्टैटिस्टिक। ये जेट कैलकुलेट किया, तो जेट कैलकुलेट अगर इस रीजन में लाई करेगा, दिस इज आवर एक्सेप्टेंस रीजन, तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर जेट कैलकुलेटेड इस रीजन में या इस रीजन में लाई करेगा, तो उस केस में हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। यही हमारा क्रिटिकल रीजन कहता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी सबको क्लियर है, क्रिटिकल वैल्यू का क्या रोल है यहाँ पर और कैसे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। क्रिटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए टाइप ऑफ टेस्ट हमें पता होना चाहिए, टाइप ऑफ टेस्ट क्या है, ठीक है, अल्फा हमें पता होना चाहिए, और साथ में स्टैटिस्टिक्स का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमें नोन होना चाहिए। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए तीन चीजें एसेंशियल है। फर्स्ट, टाइप ऑफ टेस्ट क्या है, सेकंड, अल्फा क्या है, थर्ड, स्टैटिस्टिक का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। वहीं पी वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए स्टैटिस्टिक्स का। अगर हम पी वैल्यू, मैंने बताया था दो अप्रोच है हमारे पास, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच एंड पी वैल्यू अप्रोच। ओके, तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में ये तीन चीजें हमें चाहिए। क्या क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, टाइप ऑफ टेस्ट चाहिए, और क्या बताया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक चाहिए। जब पी वैल्यू की बात होगी तो पी वैल्यू में सिर्फ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। क्लियर। मैं यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से आपको डिस्कस करूंगा सारी चीजें, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा कैसे। अब ये पूरा प्रोसीजर हमारा क्या हो गया, टेस्टिंग का हो गया, जेट टेस्ट का हो गया, नॉर्मल टेस्ट का हो गया। फर्स्ट हमने नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की, देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तीन में से कोई एक हो सकती है, ठीक है। उसके बेसिस पे फिर हमने अल्फा डिसाइड किया, फिर हमने कंडीशन देख ली भाई, जेड हमें क्या करना है, इस केस में जेड यूज करना है। अब वो केस क्या है वो ऊपर मैंने नोट कर लिए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई क्या क्या कंडीशन हैं जेड की, ठीक है। कंडीशन अभी डिस्कस करते हैं। इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पर हाइपोथेसिस वन टेल्ड होगी, तो वन टेल्ड में क्या होगा, पूरा रीजन एक साइड चला जाएगा, ठीक है। पूरा रीजन एक साइड जाएगा मीन्स इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारा सैंपल स्पेस है। अगर लेफ्ट टेल टेस्ट है तो यहाँ पर हम इसे बाइफरकेट करेंगे, दिस इज आवर क्रिटिकल वैल्यू, इसे हम जेड टेबल कह लेते हैं, ये माइनस जेड टेबल होगा। तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन होगा इस केस में, और इस क्रिटिकल रीजन का साइज क्या होगा, 5% होगा, क्योंकि वन टेल टेस्ट है, या ये हम कह सकते हैं इस केस में क्या है, लेफ्ट टेल टेस्ट है। इसी तरह से अगर राइट टेल टेस्ट होगा, तो ये क्रिटिकल रीजन पूरा कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, इसका साइज होगा 5%। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये तो प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर तो हर कोई कर लेता है। इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, किस केस में हम जेट टेस्ट यूज करेंगे। तो कंडीशन है, तो पहली कंडीशन देखिए, शुरू से आते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंपल साइज लार्ज है, ठीक। और टेस्टिंग में हमसे कहा गया है कि पॉपुलेशन की स्पेसिफाइड वैल्यू टेस्ट करनी है, या दो पॉपुलेशन के बीच में कंपैरिजन करना है, या मीन की स्पेसिफाइड वैल्यू टेस्ट करनी है, दो मीन्स के बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है, या वेरिएंस की स्पेसिफाइड वैल्यू टेस्ट करनी है, या दो वेरिएंसेस के बीच में कंपेरिजन करना है, ठीक। तो इंपोर्टेंट कंडीशन है, सैंपल साइज इज लार्ज। अगर सैंपल साइज लार्ज है, ठीक है, तो इस तरह की टेस्टिंग हम क्या कहेंगे, ये टेस्ट हमारे क्या होंगे, नॉर्मल टेस्ट होंगे, ठीक। अब बात करते हैं स्मॉल सैंपल टेस्ट की। तो स्मॉल सैंपल टेस्ट भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्मॉल सैंपल टेस्ट में तीन टेस्ट हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज टी टेस्ट, सेकेंड वन इज काई स्क्वायर टेस्ट, एंड थर्ड वन इज एफ टेस्ट, ठीक है। तो इन तीन टेस्ट की दो कंडीशंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। पहली कंडीशन, पेरेंट पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल, सेकंड कंडीशन, सैंपल साइज शुड बी स्मॉल, ठीक है। ये तीनों कंडीशन के लिए, ये तीनों टेस्ट के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए,
क्लियर। अब जब टी टेस्ट की बात होगी तो टी टेस्ट में एक और कंडीशन यहां पर अप्लाई होगी, सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। अब सिग्मा स्क्वायर अननोन है और हम किसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, मीन की टेस्टिंग कर रहे हैं, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ मीन को हम टेस्ट कर रहे हैं या दो मीन्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ मीन को टेस्ट करने के लिए कहा है या दो मीन्स के बीच में कंपैरिजन के लिए कहा है। ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर अननोन है, सैंपल साइज लेस देन 30 है, तो ये सीधा क्लियर हो गया भाई इस केस में क्या यूज होना है, टी टेस्ट यूज होना है। क्लियर। अब यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है, ये कंपैरिजन में दो केस होंगे, फर्स्ट वन इज विद डिपेंडेंट सैंपल्स एंड सेकेंड वन इज विथ इंडिपेंडेंट सैंपल्स। ओके, तो टी को ही डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो टी टेस्ट की कंडीशंस आपको समझ में आ गई है। फर्स्ट कंडीशन है पेरेंट पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल, सेकंड कंडीशन है सैंपल साइज शुड बी स्मॉल, एंड थर्ड कंडीशन हो गई पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन। ठीक है, उस केस में ये अगर दो केस हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी टेस्ट यूज करेंगे। अब जो सेकंड केस है कंपैरिजन बिटवीन टू मीन्स, तो कंपैरिजन बिटवीन टू मीन्स में हमें क्या करना होगा भाई, दो पॉपुलेशन मीन्स को कंसिडर करना है, कंपेयर करना है। तो हमें दो पॉपुलेशन में से सैंपल कंसिडर करना होगा। तो वो सैंपल्स क्या हो सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकते हैं या वो सैंपल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक, अब डिपेंडेंट सैंपल कब होंगे, जब डिपेंडेंट सैंपल होंगे तो इस केस में इसे हम पेयर्ड टी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट सैंपल्स कब होंगे, ये सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, आप देखेंगे इफ द यूनिट्स इन बोथ सैंपल्स आर सेम। यानी कब आप सैंपल्स को पेयर्ड कहोगे या सैंपल्स को डिपेंडेंट कहोगे, जब दोनों सैंपल्स में यूनिट क्या होंगी, सेम होंगी। यूनिट मीन जिन यूनिट पे ऑब्जर्वेशंस हुए हैं, जैसे मार्क्स बिफोर टेस्ट, एक सैंपल ये है, दूसरा है मार्क्स आफ्टर टेस्ट, एक सैंपल ये है ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, दीज आर आवर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस आर अप्लाइड ऑन यूनिट्स। ओके, सो हम देख रहे हैं भाई यहाँ पर मार्क्स बिफोर टेस्ट और मार्क्स आफ्टर टेस्ट में क्या होंगी, यूनिट सेम होंगी। जो स्टूडेंट यहाँ होंगे मार्क्स बिफोर टेस्ट में होंगे, वही स्टूडेंट्स क्या होंगे, मार्क्स आफ्टर टेस्ट में भी होंगे। हमने क्या किया, 10 स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट का सॉरी मार्क्स बिफोर टेस्ट या मार्क्स बिफोर ट्रेनिंग कह लें। ठीक है, एंड मार्क्स आफ्टर ट्रेनिंग, इस तरह से इसे कर लें। ठीक है, मार्क्स बिफोर कोचिंग या मार्क्स आफ्टर कोचिंग, इस तरह से भी आप कह सकते हो। तो हमने क्या किया भाई, जैसे कोई कोचिंग शुरू की या कोई ट्रेनिंग शुरू की तो उससे पहले स्टूडेंट्स का टेस्ट ले लिया, तो एक सैंपल हमारे पास ये आया, बिफोर ट्रेनिंग वाला सैंपल आया। ठीक, फिर हमने क्या किया, उन्हीं स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी, कोचिंग दी, देन उनका एक टेस्ट हमने लिया, उसका स्कोर हमने फिर से देखा, तो अब यहाँ पर एक दूसरा सैंपल आ गया। तो आप देख रहे हैं भाई ऑब्जर्वेशंस तो डिफरेंट है लेकिन यूनिट्स क्या हैं, सेम होंगी। यूनिट्स हमारी सेम है, जिन यूनिट्स पे ऑब्जर्वेशन हमने अप्लाई किए हैं, तो इस केस में ये दोनों सैंपल क्या हो जाएगा, पेयर्ड सैंपल हो जाएगा या डिपेंडेंट सैंपल हो जाएगा। क्लियर, तो इस केस में हम पेयर्ड टी टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक, अब टी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, देखिए अभी हमने जेड को डिफाइन किया था, तो जेड में हम जब सैंपल मीन के लिए बात करते हैं तो सैंपल मीन के लिए हमारा जेड ये होता है एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाई अंडरवुड एन। ठीक है, तो इस केस में जब हम टी को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कंडीशन क्या है भाई, सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, तो सिग्मा स्क्वायर अननोन है और सैंपल साइज हमारा स्मॉल है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिग्मा के अनबायस्ड एस्टिमेटर को यूज करेंगे। और सिग्मा का अनबायस्ड एस्टिमेटर इन स्मॉल सैंपल ये कैपिटल एस होता है, कैपिटल एस मीन्स एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 1/n-1 समेशन x माइनस एक्स बार
होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी सभी को पता होगा कैसे हम यहाँ पर टी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो हुआ जब हम क्या करेंगे, सिंगल मीन की टेस्टिंग करेंगे। इसी तरह से अगर मीन्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और हमारे पास पेयर्ड सैंपल है, पेयर्ड सैंपल मीन्स यूनिट क्या है, सेम है, तो उस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे पहले, डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल ऑब्जर्वेशंस। एक सैंपल हमारा एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है, दूसरा वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो सिंपली हमने क्या किया, दोनों सैंपल ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया डी आई, ठीक है। अब ये एक सेट हमारे पास हो गया, एक सैंपल हो गया, तो इस पे बेस्ड हम टी कैलकुलेट कर लें, तो इस पे बेस्ड टी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बार डिवाइडेड बाई एस डी बाई अंडर रूट एन, ठीक है, वेयर डी बार इज एक्स बार माइनस वाई बार, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इस केस में टी हो जाएगा। अब बात आती है भाई जब सैंपल हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल के केस में, अब इंडिपेंडेंट सैंपल में क्या होगा, दोनों सैंपल ऑब्जर्वेशंस, दोनों सैंपल्स में क्या होंगे, यूनिट्स हमारी डिफरेंट होंगी, ठीक है, यूनिट्स हमारी डिफरेंट है। जैसे हमने दो टेस्ट कंडक्ट किए, एक हमने क्लास 12th के स्टूडेंट पे अप्लाई किया एक टेस्ट, और दूसरा टेस्ट क्लास 11th के स्टूडेंट पे अप्लाई किया, तो इस केस में जो सैंपल ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगे वो सैंपल क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, क्लियर। और ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोनों सैंपल में सैंपल साइज क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जबकि फर्स्ट केस यहाँ पे सैंपल पेयर्ड थे, पेयर्ड सैंपल में क्या होगा, दोनों सैंपल में सैंपल साइज क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, क्लियर, सैंपल पेयर्ड है, ठीक। यूनिट हमारी सेम है तो ओबियस है भाई, यूनिट्स क्या होंगी दोनों केसेस में, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। वहीं इंडिपेंडेंट केस में एन वन इक्वल टू एन टू हो सकता है और एन वन इज नॉट इक्वल टू एन टू हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स की बात हो रही है, यूनिट्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक। तो इस केस में इंडिपेंडेंट सैंपल के केस में हम फिशर्स टी कैलकुलेट करेंगे, और फिशर्स टी हमें पता है ये होता है जेड डिवाइडेड बाई काई स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो यहाँ पर काई स्क्वायर एन हमारा सिंपली दो सैंपल का हम कंसिडर करेंगे, तो दो सैंपल का कंसिडर करेंगे तो ये काई स्क्वायर एन वन हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे काई स्क्वायर एन वन हो जाएगा एन एन वन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, इस तरह से हम कंसिडर करेंगे, या इसे हम कह सकते हैं एन वन माइनस वन एस वन स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर एन वन माइनस वन होगा, और दूसरा हम कंसिडर करेंगे काई स्क्वायर एन टू माइनस वन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा एन टू माइनस वन एस टू स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता है भाई काई स्क्वायर क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो ये काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएंगी, तो एन वन प्लस एन टू माइनस टू हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एन वन माइनस वन एस वन स्क्वायर प्लस एन टू माइनस वन एस टू स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। इसके बेसिस पे जब हम इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमें टी कैलकुलेटेड दे देगी, जेड जेड यहाँ पर होगा सिंपली एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, ठीक है। तो वो सिग्मा से सिग्मा बैलेंस हो जाएगा, ये सिग्मा से सिग्मा बैलेंस होगा, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा टी इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एस पी स्क्वायर, इसे एस पी हम कह लेते हैं, एस पी इस एस पी स्क्वायर इज पूल्ड वेरिएंस, और इसकी वैल्यू होगी वन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन टू, ठीक है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा विथ एन वन प्लस एन टू माइनस टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी वो एन वन प्लस एन टू माइनस टू होंगी, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में तो वन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जब हमने देखा था टी स्क्वायर हमने डिफाइन किया था, तो टी स्क्वायर अपॉन न्यू ये क्या था, सिंपली जेड स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर था, काई स्क्वायर एन, या इसे हम कह सकते थे काई स्क्वायर वन अपॉन काई स्क्वायर न्यू। तो हम देख रहे हैं भाई जो टी की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सॉरी जो काई स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वही क्या होगी इस केस में, टी की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। तो इस केस में ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एन वन प्लस एन टू माइनस टू होगा। वहीं पेयर्ड सैंपल में डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपली एन माइनस वन होगी, क्योंकि वहां पे एन वन एन टू नंबर ऑफ यूनिट्स भी सेम होंगी और यूनिट्स भी हमारी सेम होंगी, सेम यूनिट्स पे अप्लाई होगा, तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन होएगा, ठीक। तो ये हुआ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इसी में फिर हम अगर आगे बढ़े तो और क्या टेस्ट होते हैं इसमें,
फर्स्ट तो है कंपैरिजन बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, इसमें फर्स्ट केस है विथ पेयर्ड सैंपल, सेकंड केस है विथ इंडिपेंडेंट सैंपल। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उसे अप्लाई करते हैं ये आप देख लेना। फॉर्मूला तो सभी को जनरली यहाँ पे याद रहता है। ठीक है, तो थर्ड केस है ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए केस रहता है एच नॉट सच दैट रो इक्वल टू जीरो, वेयर रो इज पॉपुलेशन कोरिलेशन। तो ये हमारा अजम्पशन यहाँ पे रहेगा कि भाई पॉपुलेशन में कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, जीरो है। तो उसे हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो उसे टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाईवेरिएट पॉपुलेशन से एक सैंपल कंसिडर करेंगे एन ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, तो एन ऑब्जर्वेशंस का सैंपल हमने कंसिडर किया, तो यहाँ पर टी कैलकुलेट करेंगे। ये टी की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, ये वैल्यू होगी आर अपॉन 1 - R² इंटू √n - 2, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर n - 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ होता है। ठीक है, एक मिनट है। तो यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए है, दैट मीन्स कोरिलेशन पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट is 0. Okay, that means there is no linear relationship between observations. ठीक, तो इस केस में हम t कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। तो ये थर्ड केस है टी टेस्ट का। अगर इस तरह की टेस्टिंग हमें करनी है तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, टी टेस्ट यूज करेंगे। और फोर्थ केस यहाँ पर है स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। हमने क्या किया, सैंपल में बाईवेरिएट सैंपल में रिग्रेशन लाइन हमने आइडेंटिफाई की। ठीक है, कोई भी लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में, ये b हमने कैलकुलेट किया, b स्पेसिफाइड वैल्यू है। ठीक है, तो हमने चेक करना है कि ये b हमारा सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अब सिग्निफिकेंट की बात आ रही है तो आप समझ रहे हैं सिग्निफिकेंट में इसकी इंपोर्टेंस है या नहीं है, या ये सिंपली सैम्पलिंग एरर या चांस की वजह से कैलकुलेट हुआ है, या एक्चुअल में ये वैल्यू है। ठीक है, इसकी कोई इंपोर्टेंस है। तो इसे टेस्ट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, टी टेस्ट का यूज करेंगे। तो इस केस में जो टी का फॉर्मूला होगा ये सिंपली होगा b, that means calculated value of b minus beta 0, that means specified value of regression coefficient। ये ब्रैकेट n - 2 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इंटू समेसन x माइनस एक्स बार स्क्वायर, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करेंगे, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हम एरर सम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। एरर सम स्क्वायर इज जस्ट समेशन y माइनस y कैप होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एरर सम स्क्वायर। एरर सम स्क्वायर इज नथिंग बट डिफरेंस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन actual value minus estimated value, where y is actual value and y cap is estimated value of y। ओके, तो टी इस तरह से कैलकुलेट होगा। यहाँ पर इस टी का डिस्ट्रीब्यूशन ये T n - 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पूछा गया है एग्जाम में, ये एआरएस नेट के एग्जाम में पूछा जाता है फॉर टेस्टिंग ऑफ फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, द फॉर्मूला ऑफ टी विल बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है फॉर्मूला। ठीक है, तो सिंपली क्या है, बी डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड specified regression coefficient into degree of freedom multiplied by sum of squares of independent variable divided by sum of squares due to error। Clear? And it follows t distribution with n - 2 degrees of freedom। तो ये चार टेस्ट हैं यहाँ पर, टी पे बेस्ड टेस्ट हैं।
तो कंडीशन यही है भाई, पेरेंट पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मल, सैंपल साइज शुड बी स्मॉल एंड सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। ठीक, तो फिर इसमें नेक्स्ट है काई स्क्वायर टेस्ट। तो अब देखिए, अभी तक हम मीन की टेस्टिंग कर रहे थे और कोरिलेशन की टेस्टिंग कर रहे थे। तो हम पॉपुलेशन पैरामीटर की बात करें, तो पॉपुलेशन पैरामीटर में हमारे पास मीन है और वेरिएंस है। ठीक है, तो स्मॉल सैंपल में हम मीन की टेस्टिंग कर चुके हैं, अब हमारे पास वेरिएंस के केसेस बचे हैं। वेरिएंस केसेस में क्या है भाई, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ वेरिएंस के लिए क्या टेस्ट होगा, कंपैरिजन बिटवीन वेरिएंसेस के लिए क्या टेस्ट होगा। इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हो। सबसे पहले तो आप इस पॉइंट को याद रखिए भाई, नॉर्मल टेस्ट में क्या क्या केस होंगे। अगर आपने नॉर्मल टेस्ट के केस कंसिडर कर लिए, तो वन बाय वन आप क्या कर सकते हो, इन्हें फर्दर स्मॉल सैंपल टेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। भाई सैंपल साइज स्मॉल हुआ तो ये वाला केस, कौन सा केस, एच नॉट सच दैट म्यू इक्वल टू म्यू जीरो, ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा व्हेन सिग्मा इज अननोन। अब ये भी ध्यान रखना है, सैंपल साइज आपका स्मॉल है, पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है, लेकिन सिग्मा स्क्वायर नोन है, तो उस केस में टेस्ट हमारा क्या होगा, जेड टेस्ट ही होगा। ठीक है, ये मैंने बताया आपको, टी का फॉर्मूला था टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाय अंडर रूड एन। तो यहाँ पर अब सिग्मा तो नोन है ना, सिग्मा नोन है, तो इस केस में ये एस की जगह पे सिग्मा कैलकुलेट होगा एंड दिस इज आवर जेड। तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, इस केस में जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टी टेस्ट की इसेंशियल कंडीशन है, सिग्मा स्क्वायर शुड बी अननोन। क्लियर, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है यहाँ पर। अब सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन है भाई एच नॉट म्यू वन इक्वल टू म्यू टू। तो ये कंडीशन भी हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हम दो केस हैं हमारे पास, पेयर्ड सैंपल और इंडिपेंडेंट सैंपल। इसी तरह से थर्ड केस है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा जीरो। अब ये वेरिएंस की तो यहाँ पे टेस्टिंग होगी नहीं, वेरिएंस ऑलरेडी अननोन है, उसे हम इतना ही स्पेसिफाइड कर रहे हैं, है ना। तो इस केस में तो ये टी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। तो काई स्क्वायर टेस्ट के लिए कंडीशन है एच नॉट सच दैट सिग्मा इक्वल टू सिग्मा जीरो। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, म्यू नोन हो सकता है, म्यू अननोन हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। क्लियर, तो ये सिंपली काई स्क्वायर अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो काई स्क्वायर की वैल्यू ये होगी एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वायर। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जितनी भी स्टैटिस्टिक होती हैं सभी को हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस के लिए कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये आप देखते हो बुक में लिखा होता है जो जनरली अंडर एच नॉट द टेस्ट स्टैटिस्टिक विल बी। ठीक है, तो ये नल हाइपोथेसिस क्या होंगी, हमेशा एच नॉट की कंडीशन पे कैलकुलेट होंगी। एच नॉट की कंडीशन जो भी है, अब जैसे इस केस में एच नॉट की कंडीशन है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा जीरो, तो यहाँ पर सिग्मा की जगह पे क्या आ जाएगा, सिग्मा जीरो, दैट मीन्स स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ सिग्मा। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर एन होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, एन है। क्लियर, म्यू हमारा नोन है, सिग्मा स्क्वायर ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इस केस में सैंपल ऑब्जर्वेशंस में एन है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्क्वायर एन होगा। क्लियर, अब सेकंड केस हो सकता है भाई व्हेन म्यू इज अननोन। अब म्यू अननोन है तो उस केस में क्या करेंगे, म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर यूज करेंगे विच इज एक्स बार। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन हो जाएगी, एक रेस्ट्रिक्शन हमारी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इस केस में ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन प्रिपेयर करेंगे। डिसीजन में वही होगा जो भी हमारा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके लिए हम टेबल वैल्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट केस है। अब सेकंड केस है यहाँ पर, इसे स्पेसिफिकली बार्टलेस टेस्ट कहा जाता है। तो बार्टलेस टेस्ट की कंडीशन है भाई, हम क्या करेंगे, दो से ज्यादा वेरिएंसेस को कंपेयर करेंगे, k इज ग्रेटर देन टू। हमारे पास क्या है, k पॉपुलेशंस हैं, तो k पॉपुलेशंस के बीच में वेरिएंसेस को कंपेयर करना है, दैट मीन्स होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। दिस टेस्ट इज आल्सो नोन एज होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट और बार्टलेस टेस्ट। क्लियर, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, k पॉपुलेशन वेरिएंसेस को कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का यूज करेंगे। ठीक, अब एक केस हमारा रह गया कि भाई दो वेरिएंसेस जब हम कंपेयर करेंगे तो उस केस में क्या होगा।
तो दो वेरिएंसेस को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर दो वेरिएंसेस के बीच में कंपैरिजन करना है तो उस केस में हम एफ टेस्ट यूज करेंगे। इसी तरह से अब यहाँ तो हमने कहा भाई के पॉपुलेशन वेरिएंस को कंपेयर कर रहे हैं, इसी तरह से हम कह सकते थे भाई अगर हमें के पॉपुलेशन मीन्स को कंपेयर करना है तो उस केस में क्या टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। तो जब के पॉपुलेशन मीन्स को कंपेयर करना होगा तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, एफ टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो नल हाइपोथेसिस होगी ये हो जाएगी μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू अप टू μk वेयर के इज ग्रेटर देन 2, यानी तीन मीन है या तीन से ज्यादा मीन के बीच में कंपैरिजन करना है तो उस केस में हम एफ टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक बनाया हुआ है, इस पे बेस्ड पूरा एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाया हुआ है, वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अभी आप काफ़ी हौस पौच हो रही है तो इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं, तो आई होप कि कंडीशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। जब स्पेसिफाइड मीन की टेस्टिंग करनी है या दो मीन्स के बीच में कंपेरिजन करना है और सैंपल साइज स्मॉल है तो टी टेस्ट का यूज करेंगे। वेरिएंस की स्पेसिफाइड वैल्यू टेस्ट करनी है तो काई स्क्वायर का यूज करेंगे। दो वेरिएंसेस के बीच में कंपैरिजन करना है तो उस केस में हम एफ टेस्ट का यूज करेंगे। इतना क्लियर है सबको? अब कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट हैं काई स्क्वायर टेस्ट पे बेस्ड। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं भाई, हमें क्या करना है, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, these formulas where we define z, t, chi square and f are generally known as test statistic. ओके, तो एक रिजल्ट है यहाँ पर, if chi square calculated is less than or equal to degrees of freedom, we accept h0। इस केस में हमें टेबल वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है या पी वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली हमने देखा भाई जो टेस्ट यहाँ पर हम कंडक्ट कर रहे हैं उस टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। अब यहाँ पर देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम दो तरह से हो सकती है। टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग हो रही है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा जीरो की, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ वेरिएंस की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये दो तरह से हो सकती है। फर्स्ट केस में व्हेन म्यू इज नोन। ठीक है, जब म्यू नोन होगा तो उस केस में जो काई स्क्वायर आप कैलकुलेट करोगे ये होगा समेसन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा जीरो स्क्वायर, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम एन। इसी तरह से सेकंड केस हो सकता है व्हेन म्यू इज अननोन, तो इस केस में जो काई स्क्वायर कैलकुलेट होगा इसकी वैल्यू होगी एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वायर, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा काई स्क्वायर एन माइनस वन। ठीक है, तो हमें पता है भाई जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है काई स्क्वायर की, एवरेज वैल्यू है, ये क्या होती है, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होती है। तो इस रिजल्ट के बेसिस पे हम कह सकते हैं भाई काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर है या उससे कम है तो हम क्या करेंगे, हमेशा नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, उस केस में एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मिलने का चांस क्या होगा, नल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो उस केस में सिंपली हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट मीन्स हम कहेंगे भाई हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है, स्पेसिफाइड वैल्यू के इक्वल है। इसी तरह से जहां पर भी काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होगी वहां पर आप देखोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो आप सिंपली आप देखिए रिजल्ट, इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम देन वी एक्सेप्ट h0। ठीक है, जहां पर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम से ज्यादा आती है तो फिर वहां पर हम टेबल वैल्यू का यूज करेंगे। तो इतना तो सबको क्लियर होगा टेस्ट में क्या कंडीशंस हैं, कौन सी कंडीशन पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। अब जब एफ टेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो अब जब हम टेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना तो टाइप्स ऑफ टेस्ट की हमने बात की थी, जैसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, तो ये भी हम समझ लेते हैं टेबल वैल्यू काई स्क्वायर में कैसे कैलकुलेट करेंगे और एफ में कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं भैया, ये आप प्रैक्टिकल करते हो इस पे बहुत ज़्यादा तो ये आपको समझ में आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें कंफ्यूज भी करती हैं।
तो इसलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हम का स्क्वायर टेस्ट की ही बात करें तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस हमारी सिग्मा इक्वल टू सिग्मा जीरो है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिग्मा इज नॉट इक्वल टू सिग्मा जीरो हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, टेस्ट टू टेल टेस्ट होगा। ठीक, तो प्रोसीजर तो आपको पता है, सिंपली का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। दो कंडीशंस हैं, म्यू इज नोन एंड म्यू इज अननोन। आपने का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, आपको पता चल गया भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था, का स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होगा 0 to इन्फानाइट। ठीक है, तो अब टू टेल टेस्ट है, तो टू टेल टेस्ट में क्या होगा, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हमें राइट जीरो की साइड में भी मिलेंगे और इन्फानाइट की साइड में भी मिलेंगे। ठीक है, ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस है। ये कर्व हमारा जो है, कर्व में क्या होगा, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मीन ऐसे ऑब्जर्वेशंस जो एवरेज के क्या है, बहुत दूर हैं, एवरेज वैल्यू से बहुत डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो ये दो क्रिटिकल वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए। ये फर्स्ट क्रिटिकल वैल्यू होगी, ये, या इसे हम कहें जनरली हम इसे लेफ्ट क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं और इसे राइट क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ये कब होगा, जब टू टेल टेस्ट होगा। तो राइट क्रिटिकल वैल्यू तो सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम देख लेंगे, जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 कॉमा अल्फा। ठीक है, तो अब इस केस में देखिए टू टेल टेस्ट है, तो ये अल्फा बाई टू होगा। क्लियर, अब ये अल्फा बाई टू है, तो इसका मतलब है भाई ये रीजन अभी कितना है, 0 या इसको हम कह लें 2.5% है। तो इसका मतलब है कुछ रीजन यहाँ भी होगा जिसकी वैल्यू होगी 2.5%। अब लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ भी 2.5% होगा, यहाँ भी 2.5% होगा। तो हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ कितनी वैल्यू है, अल्फा बाई टू है। ठीक, अब ये अल्फा बाई टू जनरली रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा बाई टू रिप्रेजेंट्स टाइप ऑफ टेस्ट, नॉट दी वैल्यू। ओके, नॉट दी प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अल्फा बाई टू हम कह रहे हैं, लेकिन ये 0.05 वैल्यू नहीं है, यहाँ पर ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू सिंपली हो जाएगी 1 माइनस अल्फा बाई टू। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा बाई टू। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इतना क्लियर है सबको, तो इस पे जो क्रिटिकल, इतना क्लियर है सबको। क्रिटिकल वैल्यू कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं काई स्क्वायर टेबल में। ठीक है, तो ये रीजन अल्फा बाई टू है, तो मुझे यहाँ भी चाहिए, तो यहाँ भी ये 1 माइनस अल्फा बाई टू हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ये 1 है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं इस केस में, काई स्क्वायर n-1 कॉमा 1 माइनस अल्फा बाई टू पे ये वैल्यू देख लेते हैं। तो आप देखते हो टेबल पे आपको 5% पे भी वैल्यू गिवन होती है और 95% पे भी गिवन होती है। इसी तरह से 2.5% पे भी गिवन होगी, 97.5% पे भी गिवन होगी। तो अगर टू टेल टेस्ट है, तो टू टेल टेस्ट में आप एक बार 2.5% पे देखोगे, एक बार 97.5% पे देखोगे, तो ये आपको लेफ्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी और ये राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम काई स्क्वायर टेस्ट में अपनी क्रिटिकल वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिक है, तो वहां पर जैसे जेड में हम कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से टी में भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमने टी n-1 कॉमा अल्फा बाई टू हमारा लेफ्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू है, तो राइट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू है, तो लेफ्ट टेल्ड क्रिटिकल वैल्यू माइनस के साथ हो जाएगी, वैल्यू वही होगी। ठीक है, अब इसी तरह से एफ की बात करें, तो एफ भी हमारा क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में लेकिन एफ डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी शायद हमने जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था तो वहां पे डिस्कस किया हो। ठीक है, अच्छा, इसमें ये तो टू टेल टेस्ट था। इसी तरह से अगर वन टेल टेस्ट है, तो वन टेल टेस्ट में अगर लेफ्ट टेल टेस्ट है, तो उस केस में ये क्रिटिकल वैल्यू 1 माइनस अल्फा के साथ होगी, और अगर राइट टेल टेस्ट है तो उस केस में ये क्रिटिकल वैल्यू n-1 कॉमा अल्फा के साथ होगी। ठीक है, अब एफ टेस्ट में हम देखते हैं, अगर टू टेल टेस्ट है, तो टू टेल टेस्ट में ये वैल्यू तो हुई न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम और
डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। ठीक है, हम एफ कैलकुलेट करेंगे। एफ सिंपली क्या होगा, वेरिएंस रेशियो है। ठीक है, एफ इज वेरिएंस रेशियो। हम देखते हैं भाई काई स्क्वायर n1 डिवाइडेड बाई, या इसको इस तरह से कह लें, काई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई m होल डिवाइडेड बाई काई स्क्वायर n डिवाइडेड बाई n। दिस इज आवर f distribution which follows Snedeker's f with degrees of freedom m comma n, where m is numerator degree of freedom and n is denominator degree of freedom। क्लियर? तो काई स्क्वायर की बात करें तो हम वेरिएंस का देखा था हमने डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएंस के डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे n1 हमारा फर्स्ट सैंपल है, तो फर्स्ट सैंपल का वेरिएंस अगर हम कैलकुलेट करें तो n1 माइनस वन एस वन स्क्वायर अपॉन सिग्मा वन स्क्वायर, इस तरह से हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n1 माइनस वन होगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड सैंपल के लिए हम कैलकुलेशंस करें, सेकंड सैंपल का सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करें, तो सैंपल वेरिएंस का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर एन टू माइनस वन होगा, और ये वैल्यू होगी एन टू माइनस वन इंटू एस टू स्क्वायर अपॉन सिग्मा टू स्क्वायर। तो जब ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमें एफ मिलेगा, कितना मिलेगा, एस वन स्क्वायर अपॉन एस टू स्क्वायर, अंडर द कंडीशन दैट एस वन स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन एस टू स्क्वायर। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन वन होनी चाहिए। ठीक, अब क्यों होनी चाहिए वो अभी डिस्कस करते हैं आगे, पहले इसकी क्रिटिकल वैल्यू को देख लेते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू में देखो m मैंने कह लिया भाई n1 वन माइनस वन है, और n कह दिया n2 टू माइनस वन है। तो यहाँ तो क्लियर है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एम कॉमा एन अल्फा होगी, अगर ये टू टेल्ड है तो अल्फा बाई टू हो जाएगी। सिंपली हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी एफ एम कॉमा एन वन माइनस अल्फा बाई टू। ठीक, यही होगी, अभी हमने काई स्क्वायर में देखा था, वन माइनस अल्फा बाई टू हम इसे कह सकते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट हमने देखा था, इफ एक्स फॉलोज एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ m कॉमा n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देन वन अपॉन x फॉलोज एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ n कॉमा m डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहां से हम देखेंगे भाई x इंटू वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं एफ m कॉमा n इंटू एफ n कॉमा m, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। ठीक, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम रेसिप्रोकेट हो रही है, तो इस केस में ये कर्व भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो कर्व चेंज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू एफ एम कॉमा एन, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो रही है। मैंने बताया था ये डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशंस पैरामीटर के इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर पैरामीटर का कोई रोल नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोल है, चाहे काई स्क्वायर की बात हो, चाहे टी की बात हो, चाहे एफ की बात हो। ठीक है, तो एफ में डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम है और डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इस रिलेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एफ एम कॉमा एन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू होगी वन अपॉन एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगी और ये अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वन अपॉन एफ एन कॉमा एम अल्फा, ये हमारा लेफ्ट क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगा, और ये हमारा राइट क्रिटिकल वैल्यू होगा। क्लियर? तो इसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन बना सकते हैं। ये समझ में आया सबके, क्रिटिकल वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, किस प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर रहे हैं? तो क्लियर होगा ज़्यादातर स्टूडेंट को, लेकिन अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है डाउट? ठीक है, तो ये तो था, देखिए एफ का फॉर्मूला इस तरह से हमने डिफाइन किया था भाई, इस तरह की कंडीशन है तो ये हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो एफ जनरली क्या किया, एफ को एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो एफ जनरली क्या है, वेरिएंस रेशियो है। तो एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट में हम एफ कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो वहां पर जो इसका फॉर्मूला है ये रहता है बिटवीन सैंपल वेरिएंसेस डिवाइडेड बाय विद इन सैंपल वेरिएंसेस। ठीक है, और इसे थोड़ा सा और स्पेसिफिकली नोट करूं तो इसे मैं कह सकता हूं वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल कॉजेज डिवाइडेड बाय
वेरिएशन ड्यू टू रैंडम कॉजेस। ठीक है, तो ये कंडीशन हमेशा रहती है, जो न्यूमरेटर वेरिएंस होगा ये डिनोमिनेटर वेरिएंस से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर रैंडम कॉजेज की वजह से ही वेरिएशन है तो फिर कंपैरिजन का कोई मीनिंग नहीं रहता है। बात समझ में आ रही है? इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास 3 फील्ड हैं या 3 प्लॉट हैं। ठीक, इसमें हमें क्या करना है, पैडी हमने तीनों में अप्लाई किया है, तीनों प्लॉट्स में हमने पैडी अप्लाई किया हुआ है। यहाँ से आप अनोवा भी समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो पैडी हमने तीनों प्लॉट में अप्लाई किया है। तो आप देखेंगे भाई तीनों केसेस में क्या होगा, अगर हम यील्ड की बात करें, यील्ड अगर हमारा वेरिएबल है जिसे हम चेक करना चाह रहे हैं कि तीनों प्लॉट में यील्ड हमारा सेम है या नहीं है, तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ 100 kg यील्ड हो सकता है, यहाँ 110 kg यील्ड हो सकता है, यहाँ 90 kg यील्ड हो सकता है। तो आप देख रहे हैं भाई डेटा में क्या है, वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, इस वेरिएशन का क्या रीजन है? ठीक है, तो जनरली हमने क्या किया, इस वेरिएशन को दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, दो नॉन ओवरलैपिंग, ऑर्थोगोनल नहीं समझ में आ रहा है तो नॉन ओवरलैपिंग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी ऐसे कंपोनेंट, नॉन ओवरलैपिंग कंपोनेंट मींस ऐसे कंपोनेंट जिनके पार्ट्स क्या हैं, कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसको अब इस तरह से समझिए, वही जो फर्स्ट प्लॉट है, इस फर्स्ट प्लॉट में हमने सीड वैरायटी अप्लाई की P501। ठीक, जबकि यहां हमने अप्लाई कर दिया सोना, ये सोना वैरायटी होती है पैडी की। ठीक है, और यहां अप्लाई कर दिया 555। क्लियर? इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैन्योर की बात करें तो मैन्योर अप्लाई कर सकते हैं हर प्लॉट में। सॉरी, अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर में हमने क्या किया, फर्स्ट प्लॉट में मैन्योर अप्लाई किया, सेकेंड प्लॉट में यूरिया अप्लाई कर दिया, थर्ड प्लॉट में पोटास अप्लाई कर दिया। क्लियर? तो हम कह सकते हैं भाई क्या हो सकता है, ये सीड हमने अप्लाई किया है या फर्टिलाइजर हमने अप्लाई किया है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये डेटा में वेरिएशन हो सकता है, यील्ड में वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, अब सपोज करिए मैंने क्या किया, हर प्लॉट में सेम सीड अप्लाई कर दिया और हर प्लॉट में सेम फर्टिलाइजर अप्लाई कर दिया, तो अब भी क्या होगा, यील्ड में वेरिएशन होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल सिचुएशन है, अब भी क्या होना है, यील्ड में वेरिएशन होना है। तो अब क्या हुआ भाई, अब तो मेरे पास मैंने क्या किया, सीड भी सेम कर दिया हर प्लॉट में, फर्टिलाइजर भी सेम कर दिया, तो इसके बाद भी वेरिएशन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है ऐसा? इसका रीजन हो सकता है वेदर। ठीक है, वेदर कंडीशंस हर प्लॉट की अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, या मोर स्पेसिफिकली हम कहें मॉइस्चर कंटेंट अलग अलग हो सकता है हर प्लॉट का, या सॉइल फर्टिलिटी हर प्लॉट की अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो इसमें से आप देख रहे हैं भाई कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आप असाइन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिन्हें आप असाइन नहीं कर सकते हैं, जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है। ठीक है, तो जैसे मॉइस्चर है, सॉइल फर्टिलिटी है, या वेदर कंडीशंस हैं, तो ये फैक्टर्स हमारे कहलाए रैंडम फैक्टर्स। क्लियर? तो रैंडम फैक्टर्स की वजह से वेरिएशंस हो रहे हैं। एक वेरिएशंस क्या है, वेरिएशन ड्यू टू रैंडम फैक्टर्स, और दूसरे वेरिएशन है ये ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे सीड्स है या फर्टिलाइजर्स हैं, तो ये ऐसे वेरिएशंस हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। दैट मीन्स दीज फैक्टर्स आर असाइनेबल फैक्टर्स। तो आप देख रहे हैं भाई ये दोनों क्या है, नॉन ओवरलैपिंग है, जो फैक्टर यहाँ होंगे वो यहाँ नहीं हो सकते हैं, जो फैक्टर यहाँ है वो यहाँ नहीं हो सकते हैं, ये मतलब था मेरा नॉन ओवरलैपिंग का। ठीक है, इसी नॉन ओवरलैपिंग को हम ऑर्थोगोनल कहते हैं, मैथमेटिकली इसे ऑर्थोगोनल कह लेते हैं। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। तो हम देख रहे हैं भाई जो वेरिएशन है, ये टोटल जो वेरिएशन है, टोटल वेरिएशन की बात हो रही है। तो टोटल वेरिएशन क्या है, दो तरह से हो रहा है, असाइनेबल फैक्टर्स की वजह से और रैंडम फैक्टर्स की वजह से। ठीक, अब एक्चुअली में हमें क्या करना था, एक्चुअल में हमें कंपेरिजन करना था। तो अगर हम कंपैरिजन करने जाएं और वेरिएशन असाइनेबल फैक्टर्स की वजह से मिले ही ना, तो उस कंपैरिजन का कोई मीनिंग नहीं रहता है।
ठीक है, अगर यहाँ पर क्या हो जाए इनके थ्रू, यानी असाइनेबल फैक्टर्स में कोई वेरिएशन ही नहीं हो, यानी इस केस में क्या होगा, इसका वेरिएशन इससे कम हो जाएगा, किससे, रैंडम फैक्टर से कम होगा, यही तो मतलब हुआ। नो वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल फैक्टर्स, दैट मीन्स जब टोटल वेरिएशन इज ड्यू टू ओनली रैंडम फैक्टर्स। और ये रैंडम फैक्टर्स ये तो बियॉन्ड ह्यूमन हैंड कंट्रोल, बियॉन्ड ह्यूमन हैंड है या बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है, तो इसे तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, वेरिएशन तो हमेशा रहेगा ही डेटा में, कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होगा ही। ठीक है, तो हम कह रहे हैं भाई जो टोटल वेरिएशन है दो फैक्टर्स की वजह से है। तो कंपैरिजन के लिए ये इसेंशियल कंडीशन है, वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल कॉजेज मस्ट बी ग्रेटर देन वेरिएशन ड्यू टू एरर और रैंडम कॉजेज और नॉन असाइनेबल कॉजेज। ठीक है, तो इसलिए जब यहाँ पर हम एफ कैलकुलेट करेंगे तो एफ में हमेशा क्या होगा, लार्जर वेरिएंस न्यूमरेटर में लिया जाएगा। तो ये कंडीशन होगी एस वन स्क्वायर अपॉन एस टू स्क्वायर, वेर एस वन स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन एस टू स्क्वायर। वो क्यों हुआ, क्योंकि जब हम एफ को डिफाइन कर रहे हैं तो एफ इज नथिंग बट वेरिएंस रेशियो, दैट मीन्स बिटवीन सैंपल वेरिएंस डिवाइडेड बाय विद इन सैंपल वेरिएंस। क्लियर। अब यहाँ पर देखो विद इन सैंपल वेरिएंस क्या होगा, विद इन सैंपल वेरिएंस इसी प्लॉट में वेरिएबिलिटी होगी, है ना, इसी प्लॉट में वेरिएबिलिटी है, सेम फर्टिलाइजर अप्लाई किया है, सोना सोना सोना, तो तीनों में क्या है, वेरिएशन आ रहा है, ये विद इन वेरिएबिलिटी है। तो ये विद इन वेरिएबिलिटी क्यों आ रही है, नॉन असाइनेबल फैक्टर्स की वजह से आ रही है। इसी तरह से बिटवीन सैंपल वेरिएंस की बात करेंगे तो बिटवीन सैंपल वेरिएंस में हमने यहाँ यूरिया अप्लाई किया था, यहाँ मैन्योर अप्लाई किया था, यहाँ पोटास अप्लाई किया था, तो हो सकता है उनकी वजह से वेरिएशन हो रहा हो। ठीक है, तो ऊपर आपको क्लियर हो गया भाई, ऊपर है वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल फैक्टर्स, नीचे है वेरिएशन ड्यू टू नॉन असाइनेबल फैक्टर्स, और ये इसेंशियल कंडीशन है कंपैरिजन के लिए, वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल फैक्टर्स क्या होना चाहिए, वेरिएशन ड्यू टू नॉन असाइनेबल फैक्टर से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, एफ की वैल्यू 1 आ जाती है या लेस देन 1 आती है, तो इस केस में आप सीधे सीधे क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, what should be the decision if what should be the decision in ANOVA if the calculated value of f is equal to 1 या if the calculated value of f is less than 1, in that case we simply accept our h0, यानी उस केस में हम कहेंगे भाई हमारे सारे फैक्टर्स का वेरिएशन क्या है, सेम है, यानी उनके बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, जो पूरा का पूरा वेरिएशन है वो किसकी वजह से है, वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल फैक्टर्स की वजह से है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्यों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबके। यस सर। तो अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो। ठीक है, तो ये दो केस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं एफ टेस्ट में। फर्स्ट इज एच नॉट सच दैट सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू या सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू। सेकेंड इज म्यू वन इक्वल टू म्यू टू इक्वल टू अप टू म्यू के वेयर के इज ग्रेटर देन टू। ये कंडीशन होती है हमारी अनोवा की, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसे हम कहते हैं जनरली। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, सेवरल मीन्स को कंपेयर करेंगे, तीन मीन होंगे, तीन ग्रुप होंगे या तीन से ज्यादा ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करना है और उनके मीन स्कोर को कंपैरिजन करना है तो अनोवा यूज करेंगे। अगर उनके वेरिएंसेस को कंपेयर करना है तो बार्टलेस टेस्ट या होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस या काई स्क्वायर टेस्ट हम वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी में आगे एक और एप्लीकेशन है, अभी हमने मीन और वेरिएंस की टेस्टिंग कर ली, इसी में आगे मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या होगा, आपके पास ग्रुप होगा, सपोज करिए ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होंगे, सपोज करिए 5 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इसमें से x1 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x2 x3 x4 x5 ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इनका ओवरऑल इफेक्ट या ओवरऑल लीनियर इफेक्ट x1 पे कितना है, ये हमें बताता है R1.2345। दिस इज आवर मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x1 एंड 2345। ठीक है, तो इसकी टेस्टिंग भी हमें करनी होती है। तो इस केस में जो नल हाइपोथेसिस होगी R इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स पॉपुलेशन मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0। ठीक, तो इस केस में जो F कैलकुलेट होता है, F की वैल्यू होती है आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू एन माइनस के माइनस वन
upon k. This follows f distribution with parameters k, comma n minus k minus 1. Okay, so k is the number of इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे इस केस में अगर हम बात करें, इस कंडीशन पे बात करें, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर 4, ठीक है, एंड n इज सैंपल साइज एंड r इज मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन वन वेरिएबल एंड रिमेनिंग k वेरिएबल्स। ठीक है, दैट इज इस केस में 5 वेरिएबल हैं, तो 5 में से जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो किसके बीच में होगा, x1 और रिमेनिंग 4 वेरिएबल्स के बीच में। तो k इक्वल टू 4 हो गया इस केस में, और n सैंपल साइज हो गया। ठीक, तो इतना क्लियर है सबको। तो ये तो थे पैरामेट्रिक टेस्ट, फिर भी आप एक बार इन्हें देख लेना। ठीक है, ये काफ़ी मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, और हो सकता है काफ़ी हौच पौच में मैंने एक्सप्लेन कर दिया हो। ठीक है, तो इसे फिर भी एक बार आप देख लेना, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि जब हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो ये हमें बहुत ईजी लगता है समझने में। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम आती है जब क्वेश्चन हमारे पास आएगा, क्योंकि वहां पे हमें कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, हमें पहले से नहीं पता भाई हम जेट को पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन जेट को बिलोंग करता है, या हम एफ टेस्ट को पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन एफ को बिलोंग करता है। वहां पे ऐसा नहीं होगा, वहां पे आपने सब चीजें पढ़ ली हैं। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉब्लम किस कैटेगरी में बिलोंग करती है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हर टेस्ट की कंडीशन पता होनी चाहिए। तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कौन सा टेस्ट किस कंडीशन में अप्लाई होता है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, ये हो सकता है कि आप लोग मेरे से बेटर जानते हो, है ना। तो इसको आप देखिए, बुक में देखिए, आपके पास गुप्ता कपूर की बुक है या कोई और अच्छी बुक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड, तो उस बुक में आप प्रॉब्लम्स को देखिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आती है वो आप पूछ सकते हैं कि भाई क्रिटिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है, या फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, तो ये तो थे पैरामेट्रिक टेस्ट। अब जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इतना ठीक है, इतना क्लियर है अभी सबको। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो। नहीं है कोई डाउट किसी को? अभी देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं। ठीक है, अभी मुझे इतना समय नहीं मिल पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि एक बाद में कुछ स्टूडेंट ये भी रिकमेंड कर रहे थे कि सर आप एक मॉक टेस्ट वगैरह कर लो, है ना। मॉक टेस्ट करने पे क्या होगा कि 150 क्वेश्चंस होंगे, तो 150 क्वेश्चंस अरेंज करने में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वर्क है वो, है ना। तो उसे मैं जैसा जैसा मुझे टाइम मिलेगा वैसा वैसा मैं उसे करते रहूंगा अभी आगे। तो अभी पहले कोशिश करते हैं कि सिलेबस आपका थोड़ा बहुत नियर अबाउट हम पहुंच जाएं, भाई क्लोजिंग के अबाउट पहुंच जाएं। तो उसके बाद हम एक दो मॉक टेस्ट भी करेंगे, जिसमें 150 क्वेश्चंस का एक सेट होगा, और उसे हम 2 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी इसमें जो ये है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है, वो अभी हम आगे उसे डिस्कस करेंगे। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 2 टॉपिक अभी हमारे रह रहे हैं इसमें, जैसे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और इंटरवल एस्टिमेशन। तो ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद इस पे भी बेस्ड हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। तो कि मुझे लगता है वहाँ पे जो पैरामेट्रिक टेस्ट हमने डिस्कस किए हैं आज, या जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे, तो वो वहाँ पे क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी अगर कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप क्लास लीव कर सकते हैं।